Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So again welcome to the last lecture of electromagnetic induction. Last class में मैंने बोला था कि we'll wrap it up, but मुझे ऐसा लगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले ख़त्म कर लेते हैं और फिर थोड़ा आपको ब्रेक दे देते हैं. तो अगेन मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना. तो आराम से समझना है बेटा, 3 छोटे से टॉपिक है, छोटी सी क्लास है आज की, जिसमें एक डीसी मोटर, एसी जनरेटर एंड एलसी ऑसिलेशन, जिसके अंदर भी एसी जनरेटर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है. दिस इज़ व्हाट वी मस्ट टेक केयर ऑफ, राइट. और ये भी काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी. तो एकदम पॉजिटिवली अच्छी एनर्जी के साथ इसको बढ़िया से करते हैं, ठीक है. देखो सबसे पहले बेटा डीसी मोटर का काम क्या है, नाम से जोड़ेंगे ना, व्हाट वी नो सो फार. तो मैंने ऐसे मोटर, घर में कहते हैं ना मोटर लगी हुई है, मोटर चालू कर दो, तो मोटर करती क्या है, घर में मोटर है, आपने जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया, पानी चढ़ने लगता है टंकी में, ऐसे ही तो होता है. तो बेसिकली मोटर का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको वो किस में कन्वर्ट करना है, वाटर को हाइट पे पहुंचाने के लिए. बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क या एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट डीसी मोटर डू. अंडरस्टूड कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, मैकेनिकल वर्क. बिकॉज वाटर को रेज करने का मतलब ही क्या है कि अपन कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं. तो हम अगर शॉर्ट में लिखना भी चाहें तो वी कैन वेरी इजीली राइट इट कि भाई डीसी मोटर का काम सिर्फ और सिर्फ कितना है कि भाई इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. ठीक है बेटा, ये काम है डीसी मोटर का. अब सवाल उठता है कि करते कैसे. तो देखो एक बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम लिया हमने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. ये नॉर्थ और ये साउथ दिखाई दे रहा है. तो इफेक्टिवली ये जो नॉर्थ एंड साउथ दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा. अपन लाइंस बना के देख लेते हैं. तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो कुछ ऐसे नॉर्थ टू साउथ कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. करेक्ट. हमें पता है कि नॉर्थ से क्या जाता है अवे और साउथ के टूवर्ड्स. तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, बोले ठीक. इसके अलावा ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जो रेक्टेंगल जैसा, ये आर्मेचर है. इसके ऊपर ना करंट कैरिंग वायर्स को रैप कर दिया जाता है, ठीक है, वाइंडिंग्स जिसे कहते हैं. फिर इन वाइंडिंग्स को आगे कार्बन ब्रशेस में ले जाते हैं. फिर इन कार्बन ब्रशेस को अगर आगे तुम देखोगे ना थोड़ा सा, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर इनको कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ से फिर अपन आउटपुट निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ. यहाँ पे अपने को आउटपुट वगैरह मिल जाता है, राइट. और यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं. ठीक, मैं समझाता हूँ इनपुट आउटपुट क्या है. हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से करंट फ्लो कराया. सिंपल भाषा में समझना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे, मतलब यहाँ से क्या फ्लो करा दिया अपन ने, करंट फ्लो करा दिया. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. अब ये करंट यहाँ पे आया और इसमें गया. ये जो रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है ना, अपन कलर यूज कर लेते हैं, रुको. ये जो रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये करंट इसमें से आएगा ऐसे कुछ करके, और इस आर्मेचर कॉइल के अंदर से होके निकलेगा, ऐसे कुछ. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, मतलब करंट यहाँ से आ रहा है, ऐसे घूम करके जा रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ये जब करंट इसमें घूम रहा है तो ये एक तरीके से करंट कैरिंग लूप हो गया. बोले हाँ सर. करंट कैरिंग लूप बेसिकली क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है. बोले हाँ. और मैग्नेटिक डाइपोल को आपने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. बोले हाँ. तो आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो उस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा. बोले बिल्कुल लगेगा सर. इनफैक्ट उसका तो फॉर्मूला भी होता है एम क्रॉस बी. मैंने कहा बिल्कुल. तो वो जो टॉर्क लग रहा है वो इस कॉइल को क्या कर रहा है, घुमा रहा है. जैसे ही आपकी कॉइल घूम गई तो कॉइल घूमने का मतलब आर्मेचर घूम गया. आर्मेचर घूमने का मतलब क्या हो गया, आपने मैकेनिकल वर्क कर दिया. बस यही कहानी. समझ गए बात को. तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपली करंट आया, करंट आने की वजह से इसके अंदर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बन गया. मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, उसके ऊपर टॉर्क लग गया. टॉर्क लगते ही वो घूमना शुरू कर दिया और मैकेनिकल वर्क उसने करना शुरू कर दिया. बात समझ आई. ये तो हो गया वर्किंग. अब देखते हैं अपने काम की चीज क्या है. अपने काम की चीज है बेटा कुछ मैथमेटिकल पार्ट, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और वो इंपॉर्टेंट है जेन्युइनली, उस पर अच्छे से ध्यान देना. सबसे पहली चीज जो पॉइंट नंबर 1 निकल के आएगा, दैट इज, है ना, दैट इज कि इसमें कितना करंट फ्लो करता है ना. आराम से समझना. तो हमने क्या किया, जब करंट की बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो सेल लगाएंगे. भैया करंट कहाँ से आ रहा होगा,
कहीं पे आपने कुछ बैटरी लगा रखी होगी ई वोल्ट की, वहाँ से आ रहा होगा, तो ये ई डिवाइडेड बाय इस पूरे सिस्टम का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कॉइल्स का, वायर्स का, आर्मेचर का, वो कैपिटल आर मान लिया। तो हमारे हिसाब से ये कैपिटल ई बाय आर आना चाहिए था। लेकिन जब ये कॉइल रोटेट करती है तो बेटा रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, करेक्ट। अगर आपको याद हो मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, करेक्ट। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ, और वो ऑपोजिट में होता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, माइनस। ये जाकर के अपने को क्या मिलता है, नेट करंट मिलता है। समझे बात को। जहां पे कैपिटल ई का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल ईएमएफ। आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, कैपिटल ई का मतलब एक्सटर्नल ईएमएफ, जबकि स्मॉल ई का मतलब बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब बेटा बस मतलब इतना सा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल। समझ गए। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए बैक ईएमएफ बोल देते हैं, ठीक है। आई का मतलब अपने पास करंट है, आर का मतलब टोटल रेजिस्टेंस है। अब यहां से देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने बढ़िया बनते हैं। आपसे बोला जाएगा कि भाई हमें तो t इक्वल टू 0 पे बताओ क्या होगा। तो t इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, t इक्वल टू 0 पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। ये ईएमएफ तो खैर अपने को पता है, ये तो फिक्स्ड है। ये बैक ईएमएफ को देखते हैं। बैक ईएमएफ के लिए बी ए ओमेगा, अपने पास क्या होता था फॉर्मूला फ्लक्स का, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। जब डिफरेंशिएट करते थे तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आता था बेटा, करेक्ट, कॉस का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या आ जाता था, माइनस आ जाता था। एनीवेज यही होता था। इनफैक्ट आपको ध्यान हो तो ये आता था फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाता था, कुछ इस तरीके से। बोले ठीक है सर। तो यहाँ से हमें इतना समझ आता है कि जब t 0 होगा तो t 0 डालोगे तो साइन 0 होगा, तो उस टाइम पे बेटा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पे एंगुलर स्पीड क्या होती है, 0। जब मोटर जस्ट स्टार्ट होती है, जस्ट स्टार्ट होने के बाद तो बहुत धीरे धीरे घूम रही होती है, तो ओमेगा क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, बहुत कम होता है। ओमेगा कम होगा तो फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा, तो बैक ईएमएफ भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। समझ गए बात को। और बैक ईएमएफ ऑलमोस्ट 0 यानी कम, तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। क्या बात समझ में आती है। यानी कि जब मोटर जस्ट स्टार्ट होती है उस टाइम पे बैक ईएमएफ कम, एंगुलर स्पीड कम, लेकिन करंट ज्यादा। इसीलिए बेटा किसी भी मोटर या मशीन को स्टार्ट करने के लिए ना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू उसको रन करने के लिए। एक बार वो पीक पे आ जाती है ना, फिर आराम आराम से चलती है। बिल्कुल आपके साथ भी होता है। अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, जब पहली बार एकेडमिक जर्नी में एंटर करते हैं तो शुरू में बहुत तकलीफ होती है, पढ़ा नहीं जाता 4-4 5-5 घंटे, लेकिन एक समय आता है जब 4 घंटे आप बहुत कंफर्टेबली पढ़ते हो। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। दिस इज वॉट हैपन्स विद एवरीवन। सेम चीज डीसी मोटर में भी होती है। बोले ठीक है सर। तो यानी कि t बराबर 0 पे तो कहानी समझ में आ गई। अगर t बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है बेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसे और क्या कहा जाता है, स्टेडी स्टेट। अगर इस पे बात करते हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ओमेगा जो है वो बन जाता है मैक्स, ज़्यादा हो जाता है। ओमेगा ज़्यादा होता है तो जो बैक ईएमएफ हो वो भी क्या होता है, ज़्यादा। और बैक ईएमएफ ज़्यादा, ये नेगेटिव जो हो रहा है वो ज़्यादा, तो करंट क्या हो जाता है, कम। यानी कि अपनी मोटर को अब कम एनर्जी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है। समझिए बात को। तो ये थियोरेटिकली ध्यान रखना कि इसको कैसे हैंडल करना है, कब बैक ईएमएफ ज़्यादा होता है और कब अपने पास करंट ज़्यादा या कम होता है। इसके अलावा अगर ये 3 पॉइंट अपने को समझ में आ गए, भाई ये वाला करंट वाला पॉइंट समझ में आ गया, इस पे दोनों बेस्ड थ्योरेटिकल पॉइंट समझ में आ गए, तो इसके अलावा एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, बस दैट्स इट। फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं खाऊंगा आपकी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है एफिशिएंसी। मैं कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जो एफिशिएंसी होती है डीसी मोटर की, ईटा बेटा वो होती है E बाय ई इंटू कितना, 100। ये परसेंटेज एफिशिएंसी ध्यान रखना, ठीक है। E बाय ई इंटू 100। E क्या है, स्मॉल ई बैक ईएमएफ, कैपिटल ई एक्सटर्नल ईएमएफ 100 नंबर, ठीक। यहां से भी दिमाग लगाओगे तो t बराबर 0 पे E कम तो एफिशिएंसी कम, t बराबर इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट पे कितना, E ज्यादा तो एफिशिएंसी ज्यादा। समझ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है तो एफिशिएंट हो जाता है। गाड़ी चलाते तो नहीं बोलते कि 50 किलोमीटर पर आवर पे चलाओ, 40 50 60 तो एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़िया आती है, या वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक होता है, करेक्ट। धीरे धीरे चलाओगे या बहुत फास्ट चलाओगे तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से डीसी मोटर भी काम करती है।
अंडरस्टूड। तो एफिशिएंसी अच्छे से पता होनी चाहिए, ये करती क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैकेनिकल वर्क, उसको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट के बारे में पता होना चाहिए, बैक ईएमएफ के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि t बराबर 0 और t बराबर इन्फिनिटी पे ये कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा और कौन सी चीज़ कम। अंडरस्टूड बेटा। अब इस पूरे पार्ट को अच्छे से कॉपी कर लो, है ना, एक एक चीज़ को छोड़ना नहीं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है मैंने। जनरेटर में तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट लगे मुश्किल से, तो इसको एक बार अच्छे से देख के समझ लो, फिर जनरेटर और फिर एलसी ऑसिलेशन देखते हैं, ठीक है, अच्छे से बेटा। चलो पॉज करो, आराम आराम से कॉपी करो समझ के, और मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट आ गया अपना एसी जनरेटर, ठीक है, इसे देखते हैं। देखो बेटा एसी जनरेटर की अगर बात करते हैं तो देखो ये क्या करता है, एसी जनरेटर बेसिकली उल्टा होता है ना, ऐसे समझो थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी एसी जनरेटर की अगर बात करते हैं तो एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल वर्क, MW का मतलब मैकेनिकल वर्क, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझे बात को। तो यानी कि इफेक्टिवली अगर देखें तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल वर्क, सॉरी मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यही तो काम होता है जनरेटर का। हम बोलते हैं जनरेटर मतलब जो जनरेट करे, क्या जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, किसकी हेल्प से, मैकेनिकल वर्क की हेल्प से, ठीक है। अब देखो कैसे करता है और किस फॉर्म में जनरेट करता है वो देखते हैं। फिर से थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये हैंडल जैसा दे रखा है, ठीक, इस हैंडल से अगर मैं इसको घुमाता हूँ आर्मेचर को, वही वाली कॉइल जो पिछले केस में देखी थी, सेम डीसी मोटर वाला डायग्राम है, तो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाता हूँ या ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, देखो ये येलो एरो बनाकर ऐसे ऐसे घुमाया, घुमाते ही क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो लेंगे भाई। यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, देख रखा है ना अपन ने, नॉर्थ टू साउथ, अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आर्मेचर को घुमाएंगे तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो गया, खत्म। समझे बात को। तो बहुत सीधा सा फंडा है कि आपने जैसे ही मैकेनिकल वर्क किया, भाई मेरे को घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा ना। जैसे हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वाटर मूव करता है, तो जब पानी चलता है तो टरबाइन को घुमाते हुए चलता है, करेक्ट। ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें कोयले से आग लगाते हैं, फिर पानी को स्टीम में बनाते हैं, फिर वो कंडेंस होती है, टरबाइन को घुमाती है। सब में यही काम है, आर्मेचर घुमाना है, कैसे ना कैसे करके। आर्मेचर घुमा, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। बोले ठीक है सर। यानी यहाँ पर अगर मुझसे कोई फिर से पूछ ले कि भाई कितना ईएमएफ वगैरह इंड्यूस करोगे, तो हम बोल देंगे भाई हमारे पास ये इंड्यूस जो है वो आएगा -BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ गए बात को। इसके अलावा कोई करंट पूछ ले तो हम सिंपली लिख देंगे E/R, और यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो E इज ए साइन फंक्शन, तो E साइन फंक्शन है तो I भी क्या आएगा, साइन फंक्शन। और साइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, साइनोसोडियल, मतलब विच चेंजेस डायरेक्शन, करेक्ट, चेंजेस डायरेक्शन। इसीलिए ये जो करंट प्रोड्यूस होता है ये किस नेचर का होता है बेटा, AC, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज इसका डायरेक्शन बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहां से अपन देखेंगे तो हमें कैसा करंट निकल करके आ जाएगा, AC निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। इसमें भी वही वाली सारी चीज़ कि अगर EMF को रिलेट करना है तो कैसे करेंगे। इवन फ्लक्स की भी अगर बात कर ले तो परेशान नहीं होना है, सेम एक्सप्रेशन BA cos ओमेगा टी, ठीक है। तो वापस T बराबर 0 या कहीं भी पूछेगा तो वेरी इजीली वे कैन रिलेट। ऑल्दो जनरेटर में ऐसा कुछ कभी पूछा नहीं जाता, सारी कहानी मोटर तक ही रहती है, कारण 2 मिनट का है, ठीक है। तो तुम एक बार के लिए इसका डायग्राम बना, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बेसिक 2-3 पॉइंट्स लिख लो और वंस इट इज डन फिर LC ऑसिलेशन ठीक से समझ लेना। उस पर क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटीज है, PYQs हैं उस पर अच्छे खासे, उस पर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना। तो यू पॉज इट, कॉपी इट हियर एंड फिर LC ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, उसे बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना दैट इज LC ऑसिलेशन। मैं कह रहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है ना, बिल्कुल आराम से, और कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो देखो मैं पहले एक काम करता हूँ, कुछ डायग्राम समझाता हूँ आपको LC ऑसिलेशन के, फिर उससे अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या क्या काम किया हमारे, है ना। तो देखो ऐसे समझो बेटा कि अगर हम LC ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो हमको 4 डायग्राम समझते हैं। लेट्स से ये एक इंडक्टर है,
एक कैपेसिटर है और ये इस तरीके से अभी कनेक्टेड नहीं है, राइट। अभी हमने क्या किया, इसको कुछ चार्जेस दे रखे होंगे, ठीक है। इसको चार्ज देते हैं बेटा -Q0 और इसको क्या देते हैं +Q0। और जैसे बेटा यहाँ से अगर कोई की है, अगर इसको क्लोज कर देंगे तो क्लोज करते ही ये क्या करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। अभी कोई करंट नहीं है। अभी अगर स्टार्टिंग में देखते हैं तो जो करंट आएगा बेटा, वो करंट हमारे पास इफेक्टिवली कितना है, 0। अभी कोई करंट नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक कैपेसिटर लिया जो फुली चार्ज था और उसको एक अनचार्ज जिसमें कोई करंट नहीं है उस इंडक्टर से कनेक्ट करके t = 0 पे स्विच अपन ने क्लोज कर दिया। बोले ठीक है सर। जैसे ऐसे किया, ये कैपेसिटर किसकी तरह काम करने लगा, एक बैटरी की तरह, और ये करंट फ्लो करवाना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे ये इंडक्टर को क्या करेगा, चार्ज करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा और खुद डिस्चार्ज होते हुए जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, जिसमें कैपेसिटर चार्ज है और इंडक्टर अभी इनचार्ज है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, LC ऑसिलेशन। L इज फॉर अपने पास इंडक्टर, C इज फॉर कैपेसिटर। तो इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट करके इनके एनर्जीज के ट्रांसफर को देखते हैं तो वहीं से LC ऑसिलेशन निकल के आता है। अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो पहला स्टेप समझो, बस इतना क्लियर है। अब जब बेटा ये थोड़े टाइम बाद फुली चार्ज हो जाएगा तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा। तब हमें मिलेगा, एक हमारे पास होगा बेटा इंडक्टर, हमारे पास दूसरा फिर से क्या है, कैपेसिटर। ये फुली डिस्चार्ज, इसलिए कितना चार्ज, 0 और इंडक्टर जो फुली चार्ज है तो उसमें कितना करंट आ जाएगा बेटा, इसके अंदर करंट आ जाएगा अपने पास I0। ठीक है, पहले 0 करंट था, अभी I0 है। यहां पहले चार्ज कितना था, +Q0, अभी कितना है, 0। इतनी बात समझ में आती है। मतलब कैपेसिटर की पूरी एनर्जी किस में चली गई, इंडक्टर में चली गई। क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सुनते जाना। तो जो नेक्स्ट स्टेप अपना निकल के आता है वो निकल के आता है कि अब ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर बेटा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज। क्योंकि भाई इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब मैग्नेटिक एनर्जी। अब ये करंट जब जाएगा तो इस प्लेट को कैसा बना देगा, +Q0, और इस प्लेट को कैसा बना देगा, -Q0। करेक्ट। और इफेक्टिवली जब पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया तो यहाँ जो करंट है, ये करंट फिर से कितना बन जाएगा, 0। यानी पहले करंट 0 था, 0 के बाद करंट I0 नीचे गया, करेक्ट। इसके बाद करंट वापस 0 हो गया और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब फिर से कैपेसिटर बैटरी की तरह काम करेगा और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। इवेंचुअली जब यहां तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि इवेंचुअली जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर हमारे पास बेटा फिर से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। करेक्ट। यानी ये फिर से क्या बनेगा, 0 और ये जो इंडक्टर है देखो करंट कैसे जाएगा, प्लस से माइनस, तो यहां पे करंट फिर से कितना आ जाएगा, I0। समझ गए। अभी यहां तक पहुंच गए। करेक्ट। मैं शुरू से बताऊं, इंडक्टर पे 0, यहाँ +Q0, करंट ऐसे गया इसलिए यहाँ I0 आ गया, I0, और ये पूरा डिस्चार्ज हो गया था इसलिए यहाँ पे करंट कितना आ गया था, 0। इसके बाद अब इस करंट ने इसको वापस चार्ज किया कैपेसिटर को, तो करंट 0 हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब फिर प्लस से माइनस, इसलिए करंट का डायरेक्शन ऐसा। अब फिर से इंडक्टर फुली चार्ज और कैपेसिटर डिस्चार्ज। इसके बाद अब देखोगे नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में करंट वापस इसे प्लस और इसे माइनस बना देगा। और बेटा जैसे इसको प्लस माइनस बनाएगा ये वापस स्टेप पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो इफेक्टिवली हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सारी कहानी है वो ऐसे जा रही है कि पहले यहाँ से यहाँ एक स्टेप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ एक स्टेप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ एक स्टेप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ एक स्टेप हुआ, और ये एक तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। और जहां से शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया। तो एक तरीके से तो ये ऑसिलेट ही तो कर रहा है भाई, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने आप को। और किस किस के बीच में रिपीट कर रहा है, L और C के बीच में। पहले कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में, फिर इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर की इंडक्टर में, फिर इंडक्टर की कैपेसिटर में। इस तरीके से एनर्जीज ऑसिलेट करेंगी, इसीलिए इसे बोला जाता है LC ऑसिलेशन। आई थिंक अब आप इसको जोड़ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी तक देखो अपने को सिर्फ फंडा समझ आया है, अब अपने को देखना है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज अपने काम की है। बहुत ध्यान से और फोकस करके सुनना, राइट, अच्छे से। देखो अपने काम की क्या चीज है। पहली चीज, एक साइकिल का टाइम पीरियड अगर t है तो ये 1/4 दिख रहा है तो t/4। बोले ठीक है सर। ये भी कितना, t/4, बिल्कुल करेक्ट। ये भी कितना, t/4, करेक्ट। और ये भी कितना बेटा, t/4।
इतनी बात समझ में आती है। अब सवाल उठता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब सवाल उठता है कि सर ये t/4 में t क्या है? t मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। इसके अलावा इसको लिख सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी, जहां पे ओमेगा का मतलब होता है 1/√LC। जहां पे ओमेगा का क्या मतलब बताया बेटा? ओमेगा का मतलब मैंने बताया 1/√LC। दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? तो आपसे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितनी होगी? 1/√LC। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? 2π/ω को यहाँ ओमेगा रो तो t आ जाएगा और f भी आ जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें ऑसिलेट होते हुए एनर्जी भी दिख रही है, भाई पहले कैपेसिटर फिर इंडक्टर फिर कैपेसिटर फिर इंडक्टर, पर हमें तो चार्ज भी ऑसिलेट होते हुए दिख रहा है। पहले चार्ज -Q0 0, फिर +Q0 फिर 0। हमें तो करंट भी दिखाई दे रहा है ऑसिलेट करते हुए, 0 I0 फिर 0 फिर I0। मैंने कहा यस बिल्कुल करेक्ट, ये सारी चीजें ही ऑसिलेट करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो फिर किसकी फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होगी? ये ओमेगा किसकी फ्रीक्वेंसी है? मैं समझाता हूँ बेटा। यहाँ ये जो ओमेगा है ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से सुनना, चार्ज की और करंट की। समझे बात को कि चार्ज और करंट ओमेगा से ऑसिलेट करता है। देखो पहले प्लस फिर 0 फिर माइनस फिर 0 फिर प्लस, करेक्ट? सेम वे करंट, करेक्ट? अगर इसी की जगह मुझे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, जैसे ओमेगा और टी लिख देते हैं ना, टी टाइम पीरियड ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो यूएम और यूई की अगर कोई पूछ ले तो बेटा उनके लिए अगर देखोगे तो देखो एनर्जी यहाँ होगी Q²/2c, यहाँ 0, यहाँ फिर Q²/2c। मैंने क्या लिख दिया? Q²/2c। भाई Q0²/2c एनर्जी, 0 एनर्जी, फिर Q0²/2c, यानी यहीं पे रिपीट हो गई आधे टाइम पे। भाई वो तो स्केलर क्वांटिटी है, स्क्वायर हो गया, प्लस हो चार्ज या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आधे पे ही रिपीट हो गई तो इसका टाइम पीरियड कितना रह जाएगा बेटा? t/2, और टाइम पीरियड आधा रह गया तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कितना? 2ω। अंडरस्टूड? इसी की जगह बेटा अगर हमसे कभी टोटल एनर्जी की बात कर ली, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यही तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर आर नो लॉसेस, देयर आर नो लॉसेस, यानी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। कंजर्व रहेगी मतलब कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर से, लेकिन टोटल हमेशा क्या रहेगी? सेम। कोई चीज अगर कंजर्व्ड है, ऑसिलेट ही नहीं कर रही है, तो क्या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 0, क्योंकि ऑसिलेट ही नहीं कर रही। फ्रीक्वेंसी 0 तो टाइम पीरियड कितना? इनफाइनाइट। टाइम पीरियड कितना बेटा? इनफाइनाइट। इसे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से, अंडरस्टूड? तो अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एक तो ये याद रखना, ठीक है, एक तो ये याद रखना, करेक्ट, कि किसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, चार्ज और करंट की ओमेगा टी, मैग्नेटिक इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितना हो गया था? ओमेगा कितना हो गया था? 2ω और t/2, और टोटल एनर्जी की 0 और इनफाइनाइट। ये तो सीधे टिक करने वाले क्वेश्चन है अपने लिए, जो सीधे सीधे लगाने हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल और बनता है, एक न्यूमेरिकल और बनता है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट काम का है ना, बहुत आसानी से समझ आएगा। तो उससे पहले ना आप एक बार ये इतना पार्ट बना लो अच्छे से, ये पार्ट एक बार आप कॉपी कर लोगे अच्छे से, तो मैं आपको एक छोटा सा नोट बताऊंगा और एक एग्जांपल दूंगा। आप ट्राई कर लेना, बन गया तो बहुत ही बढ़िया बात, नहीं बना तो मैं समझा दूंगा, ठीक? एक बार के लिए इतना कर लो जरा। तो पॉज करो, अच्छे से पूरा कॉपी करो, जब अच्छे से कॉपी हो जाए देन वी विल मूव अहेड, ओके? मतलब मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, आप क्लास रिज्यूम कर लेना। देखो बेटा, ये मैं एग्जाम्पल कह रहा था, तो एग्जाम्पल से पहले मैं ना एक नोट लिखता हूँ, उस पर ध्यान दो। और ये पहले से ही लिंक कर रहे हैं। टोटल एनर्जी का मतलब बेटा क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है इंडक्टर प्लस कैपेसिटर की एनर्जी, वो कंजर्व्ड है। मैं लिखता हूँ Q0²/2c। जब सिर्फ कैपेसिटर चार्ज था तो सिर्फ कैपेसिटर के पास थी, इंडक्टर की तो एनीवे 0 थी, इक्वल टू जब इंडक्टर फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के पास गायब हो गई, इक्वल टू Q²/2c प्लस ½ Li²। समझे बात को? यानी इफेक्टिवली अगर देखें तो हमने बस इतना कह दिया कि किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जीज है वो हमेशा क्या रहेंगी? कंजर्व।
अगर सिर्फ कैपेसिटर के पास है तो उसकी ले लो, सिर्फ इंडक्टर है तो उसकी ले लो। अगर दोनों में थोड़ी थोड़ी है, भाई ऐसा थोड़ी है कि एकदम से चार्ज हो जाएगा, एकदम से एनर्जी कैपेसिटर के इंडक्टर में चल जाएगी, इट विल टेक सम टाइम। तो ट्रांजिशन के वक्त कुछ कैपेसिटर पे होगी, कुछ इंडक्टर पे होगी, उन दोनों का सम, तो टोटल हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। आई थिंक बेटा इसमें तो कोई समझने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए। अगर ये एकदम क्लियर है तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको और ट्राई कर दो अच्छे से। अपने को बताना है कि फुल, ये क्यों लिखे अपन, तो डायग्राम बना के देता हूँ मतलब उनको, है ना। देखो अपने पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये दे रखी कहानी। और हमें बोला गया है कि अभी इस पे चार्ज 0 है और इसमें करंट कितना है, I0, ठीक है। कितना करंट है इस पे, I0, यानी इंडक्टर फुली चार्ज है। मुझे बोला गया है कि फाइंड Q ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या निकालना बेटा अपने को, चार्ज, व्हेन बोथ आर या व्हेन बोथ हैव इक्वल एनर्जीज। बात समझ में आती है, यानी ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है कि भाई हमें तो आप क्या करो, हमें तो ये बताओ कि अगर एक इंडक्टर को पहले I0 दे दिया करंट, कैपेसिटर अपना अनचार्ज है, तो उस टाइम पे कैपेसिटर के चार्ज बताओ जब दोनों की एनर्जी क्या हो जाए, बोले बराबर हो जाए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब आप क्या करो, ये नोट को समझो, इसको लिखो, इस एग्जाम्पल को इससे जोड़ के ट्राई करो करने की। हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो थोड़ा स्ट्रगल करके बैक टू द क्लास, ठीक है। मैं कंटिन्यू ही कर रहा हूं, आप यहां पॉज करके कर लो। देखो सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन देखो बेटा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग की एनर्जी हाफ L I0 का स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, हाफ L I0 स्क्वायर, कैपेसिटर पे कुछ भी नहीं है, इक्वल टू हमने लिखा है Q स्क्वायर बाई 2C प्लस हाफ L I स्क्वायर। ये खुद कह दे रहा है कि दे हैव इक्वल एनर्जीज, खुद कह दे रहा है कि भाई दोनों के पास एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो मैं इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस भी तो लिख सकता हूं, और मुझे चार्ज चाहिए, इसलिए मैं चार्ज में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C। क्या बात समझ में आती है भाई, मैं तो चार्ज में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मुझे पूछा ही चार्ज क्या है, ये देखो, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसका ट्वाइस लिख देता हूं, क्योंकि ये और ये तो बराबर था, तो या तो इसका डबल या तो इसका डबल। समझते हो बेटा, बराबर मतलब इसको भी तो Q स्क्वायर बाई 2C बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करते क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C। अब यहां से अगर देखें तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके अलावा Q चाहिए था, तो ये देखो C इधर जाएगा, तो L C बाई 2, इस पूरे का तो क्या आ जाएगा, रूट, और इसके अलावा जो I0 है ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर। दिस इज द आंसर, सिंपल। अब ऐसे कुछ भी बन सकता है, कभी कैपेसिटर देके करंट पूछ लेगा, कभी बोल देगा बताओ जब चार्ज ज्यादा हो जाता है तो करंट कितना है, तो यू हैव टू यूज दीज एक्सप्रेशंस वाइजली अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बाकी ये बिल्कुल हलवा सवाल होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है, सही है, तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है लोड नहीं लेना, अब समझ लो एग्जाम में गलत मत करके, ठीक है। सो विद दिस वी रैप अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीटली, राइट। नाउ यू गो थ्रू योर कॉपीज, बुक्स, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, पूरा चैप्टर रिवाइज करो, फिर उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करो, टेक द हेल्प ऑफ द टीचर्स, क्लियर ऑल योर डाउट्स। वंस एवरीथिंग इज डन, देन गो टू PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको लगाओ, देखो बन रहे कि नहीं बन रहे। आई होप एंड आई एम श्योर, मतलब आई गेस कि अगर अच्छे से लेक्चर्स लिए तो मेजॉरिटी बन जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, थैंक यू सो मच। पॉज करके कॉपी कर लो, आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।